अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। 10 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने का आया मौका फ़कत चंद घंटों पहले हाथ से चला गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, नैब ने मरियम नवाज शरीफ की पेशी को मुलतवी करने का एलामिया जारी कर दिया है। नैब के मुताबिक पेशी मुलतवी की जाने की वजह कोरोना केसेस में इजाफा है, जबकि मरियम नवाज की पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम नवाज ने कुछ देर पहले अपना रद्द-ए-अमल दिया, पहले वो सुन। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। तुम जितनी मर्जी प्रेस रिलीजेस इशू करो कि तुम इसको सियासी इदारा ना समझा जाए, पूरी दुनिया जानती है कि ना सिर्फ ये कि तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो, और जब जब तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है तुम उसकी मदद के लिए पहुंचते हो। दूसरी जानिब पीडीएम इत्तेहाद में शरीक पीपल्स पार्टी पर शक किए जाने के सवालात मरियम नवाज का अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे। आज भी उनसे एक और सिलेक्टेड की तैयारी से मुतालिक सवाल हुआ, उनका जवाब आज भी जुमानी था। अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, उसका नाम है इमरान खान। इस हालिया पेशरफ के बाद नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर तफसीली बात करेंगे। नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी नैब में कल जो मरियम नवाज ने पेश होना था वो तो अब मुलतवी कर दी गई, और वजह जो है एक तो मफाद आमा और दूसरा जो कोविड SOPs हैं, NCOC की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं। तो आप जब ये एहतजाज कर रहे थे आपको कोरोना का ख्याल नहीं था? जी, हमें तो ख्याल था, लेकिन हमारे नजर में ये मौका था कि नैब से भी सवाल पूछे जाए कि जिस तरह जस्टिस बाकिर ने पिछले साल उस्ताद रफीक साहब की जजमेंट में लिखा था कि नैब हकूक को कुचलता है और नैब लोगों की जो आजादी है उसको गैर कानूनी तौर पर सलब करता है। तो मरियम नवाज ने जब वहां जाना था उन्होंने नैब से ये सवाल भी पूछना था। उन्होंने ये भी पूछना था कि नैब की वजह से जो प्रोफेसर मियां जावेद की हलाकत हुई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुन्नी ने खुदकुशी कर ली, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। मरियम नवाज ने उनसे ये भी पूछना था कि आप ब्रॉडशीट का जवाब दें कि पहले जो है $1.5 मिलियन और फिर इस कौम के 5 अरब रुपए जो हैं जो आपने सिर्फ अपने इंतकाम की मद में नैब ने जाया कर दिए, रिगार्डलेस की हुकूमत किसकी थी। फिर मुझे ये भी जवाब होगा कि जिस तरह प्रोफेसर मुजाहिद कामरान ने कहा था कि ये एक टॉर्चर चेंबर है, ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनको ये भी जवाब देना है कि जी उन्होंने मीडिया की आजादी को सलब करने के लिए एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को क्यों इतने 8 महीने जो है वो जेल में रखा और सबूत पेश नहीं कर सके। उन्होंने ये भी पूछना था कि मुस्लिम लीग नून के अब दर्जन से जायद ऐसे लीडरान हैं, इंजीनियर कमरुल इस्लाम से शुरू होकर अब खुद मरियम नवाज तक, जिनको बगैर किसी वजह के कई कई महीने, 1.5 साल, हमजा शहबाज 20 महीने आपने क्यों जब जेलों में रखा हुआ जब आपके पास सबूत और शवाहिद नहीं है। तो ये जो सारा सवाल थे ये मरियम बीबी ने वहां जाकर करने थे। तो मैं नैब उससे खाइफ है और नैब खुद जवाब नहीं दे सकता, तो लिहाजा वो अच्छा खुर्रम साहब, इसमें दो चीजें, एक तो अब कल क्या प्लान आपका क्या है? ऑल्दो इट्स स्टिल टू अर्ली, हो सकता है कि आगे जाके 11-12 बजे कुछ आपकी जमातें या पीडीएम कुछ और फैसला कर ले कि जी हमने हर हालत में जाना है, लेकिन फिलहाल क्या है? क्या आप समझते हैं कि बस अभी इस एहतजाज जो है ये बस मुलतवी हो गया है और यू हैव रजिस्टर्ड योर पॉइंट? जी, हमें तो गालिब कियास यही है कि ये जो एहतजाज है वो तो मुलतवी होगा पीडीएम की तरफ से, लेकिन ये याद रखना है कि शहबाज शरीफ साहब नैब कोर्ट जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून का जो फोकस है वो उस तरफ जाएगा कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है या इस वक्त खुर्शीद शाह साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और बिलाशुबा ये जो सबसे अहम चीज जिसने तक पीडीएम को इकट्ठा किया हुआ है वो इस हुकूमत के अवाम की जेब पर डाके हैं, चाहे वो वैक्सीन की सूरत में हो, चाहे वो बिजली की बिलों की सूरत में हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो, चाहे वो आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है उसमें जो अभी स्टेट बैंक की जो अमेंडमेंट्स इन्होंने फ्लोट की हैं। तो हमारे ही नजर में बेहतर जो एक एहतजाज का मौका जो है वो अवाम की आवाज उठाने में होगा कि बिजली और गैस बिलों के खिलाफ स्टेट बैंक की जो एक
इंपीरियल तौर पे उसमें तब्दीली लाई जा रही है, नौआबादियाती तब्दीली लाई जा रही है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। और बिलाशुबा जो हुकूमत पाकिस्तान के गरीबों के लिए वैक्सीन फराम करने में जो मुकम्मल नाकाम है, तो ये बेहतर एवेन्यूज हैं एहतजाज के, जिनके ऊपर हम आने वाले दिनों में फोकस करेंगे। ठीक, अच्छा, नहीं, लेकिन इसमें खुर्रम साहब बिल्कुल आप इन चीज़ों पे एहतजाज करें, लेकिन इनकी एहतजाज की वेटेज तभी होगी जब ऐसे ना हो कि अगर मरियम नवाज को बुला लिया जाए मुख्तलिफ केसेस में उनसे सवालात पूछने के लिए, और जो जिस तरह हुकूमत कह रही है कि आप लश्कर कशी कर रहे हैं, आप जत्थे लेके जा रहे हैं, इदारों के सामने आप बैठ जाएंगे, तो ये भी तो कोई तरीका ना हुआ। एहतजाज के और भी वेन्यूज़ हैं, जलसे जुलूस आप करते रहे हैं, वो करें, लेकिन अगर नैब ने उन्हें तलब कर लिया है और ये पूरा जुलूस साथ लेके जाना, तो इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझ आती है। लेकिन फिर ये तो हर बंदा जिसको कोई बुलाएगा वो अपने साथ 10, 12, 20, 25 लोगों को लेके चला जाएगा कि जी मैंने जवाब नहीं देना, उससे एक ये तासुर भी आ रहा है। दो बातें जी इसमें, एक तो ये है कि जिस हुक्मरान पार्टी ने वहां पार्लियामान के जंगले गिराए हों, पीटीवी पर डंडों से कब्जा किया हो, इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब किया हो, और वो वजीर आजम जिसने उस दौर में खुद जाकर पुलिस को जदोकोब करके अपने कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर छुड़वाया था, और जो खुद इश्तिहारी रहा हो दहशतगर्दी के मामले में, उनकी तरफ से हम ये कोई भी लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी बात मैं जरूर मानता हूं कि हमें एहतजाज के पुरअमन तरीके इख्तियार करने, और आपने ये देखा है कि जहां भी पीडीएम के इज्तिमात हुए हैं, चाहे वो जलसे थे, महंगाई मार्च थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज था, पीडीएम बतौर एक इत्तेहाद के मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही है। और अगर कल का एहतजाज होता तो वो भी मुकम्मल तौर पर पुरअमन होता। एहतजाज का हक इसलिए है कि नैब बजाय एहतसाब के इंतकाम का इदारा बन चुका है, वो यकतरफा इंतकाम का इदारा है। उनको जो 60 लाख टन गंदम चोरी हुई पंजाब से, उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नैब लाहौर ने नहीं लिया। या जिस तरह हम कहते हैं कि बीआरटी में जो 120 अरब रुपए के खड्डे पेशावर में पड़े रहे हैं, उसका किसी ने हिसाब नहीं लिया। जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ उसका किसी ने हिसाब नहीं लिया। उसके बाद अभी पेट्रोल में जो पिछले साल जून में एक मजाक कौम के साथ किया गया और 300 अरब रुपए रातों रात कमाए गए, उसका किसी ने हिसाब नहीं लिया। अभी हालिया दिनों में हमने देखा है कि पोल्ट्री की कीमत में, चिकन की कीमत में और घी की कीमत में जिस किस्म के खौफनाक इजाफे हुए हैं, उसका किसी ने हिसाब नहीं लिया कि कौन इनसे फायदा उठा रहा है। और आईटीपी के मामले में किसी ने हिसाब नहीं लिया। तो नैब का जो यकतरफा तरीकेकार है, उनका जो अमल है, उसके खिलाफ एहतजाज बनता है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि नैब ने ये फैसला किया, क्योंकि अब हम जो एहतजाज की असल वजह हैं, जो अवाम के गले काट रही है महंगाई और आने वाले दिनों में बिजली की कीमत बढ़ने लगी है, उस सब पर अब पीडीएम फोकस कर सकेगी और अवामी इशूज को उठाकर बाहर लाएगी अवाम के सामने। ठीक, अच्छा खुर्रम साहब देखिए, एक तो आपका ताल्लुक जो है वो ऐसी क्लास से है पॉलिटिक्स की जिन्हें मैं बड़ी सेन वॉइसेस समझता हूं, और बाज़ औक़ात आप पार्टी लाइन से हटकर भी आप बिल्कुल एक बैलेंस बात करते हैं। जो एक तासुर इससे उभर रहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने सफ़र किया है हर लेवल पर, लीडरशिप से लेकर सेकंड टियर और थर्ड टियर की लीडरशिप तक पिछले 2.5 से 3 सालों में आपने। लेकिन उसके बावजूद अदालतों के ऐसे फैसले भी तस्लीम किए जो कि गैर मकबूल रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक ऐसा तासुर देना कि अगर नैब मुझे बुलाएगी तो मैं इतने सैकड़ों हज़ारों लोग लेके आ जाऊंगा, ये अगर बाकी जुमातें करें जिनका माजी इस तरह का रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून आज ये करेगी तो कल को ये चीज़ें आपके साथ फिर होंगी जब आप गवर्नमेंट में आएंगे, एंड यू वॉन्ट बी इन अ पोजिशन टू कंडेम सच बिहेवियर, या जिस तरह से भी है। तो ऐसा मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि कम से कम ये जो एहतजाज है, जो भी है, जैसे भी है, उसको नैब को बुनियाद, मरियम नवाज की पेशी को बुनियाद बनाकर ये नहीं होना चाहिए। नैब ने असल में इमरान खान का जो बुग़्ज़ है, जिसका एक आला-ए-कार है नैब, उसने मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया। अगर हमजा शहबाज 20 महीने कैद में रहे हैं, अभी रिहा हुए हैं, उस 20 महीने का मदावा कौन करेगा? आदिल साहब जो 16 महीने साद रफीक और उनके भाई जेल में रहे हैं और कोर्ट ने कहा कि उनकी आजादी गैर कानूनी तौर पर सलब की थी और उनके हकूक को कुचला था, तो उसका मदावा कौन करेगा? शाहिद अब्बासी को, वो बड़े बहादुर आदमी हैं,
लेकिन उनको मौत की चक्की में रखा गया 4 महीने, उसका मदावा कौन करेगा? और हमारे जो बेशुमार अब इंजीनियर कमरुल इस्लाम से, तो ये नैब का जो इंतकाम का मैकेनिज्म है, हकीकत ये है कि जिस सेंसिटिविटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने बहुत कम एहतजाज किया, वरना जिस तरह का टॉर्चर इन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायदीन को किया है, भाई वो जो मोहम्मद नवाज शरीफ 200 से ज्यादा दफा नैब के कोर्ट के सामने पेश हुआ करते थे, उस वक्त तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया था, क्योंकि हम समझते थे कि ये एक प्रोसेस है, चाहे हमें जितना भी इख्तलाफ हो। लेकिन अब जो जुल्म है वो हद से बढ़ चुका है कि एक ऐसा केस जिसमें मरियम बीबी की नवंबर 2019 में जमानत हो गई थी, वो इतने जो 17 महीने तक नैब खामोश रहा, और अचानक जब उनको समझ आई कि हमने प्रेशर डालना है, तो ये जो नैब का हर अमल जो है वो इस वक्त यकतरफा तौर पर ऑपोजिशन से इंतकाम लेने का है, और उस पर हमें एहतजाज करने पर मजबूर किया है हुकूमत ने और इमरान खान ने। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, लेकिन एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे आपकी पार्टी पॉलिसी भी मुझे उस पर लाइन उसमें लेनी है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में तरामीम की बात है, लेफ्ट राइट बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि जी जो पैसे प्रिंट करने हैं या जो बाकी इंडिपेंडेंस है वो बेसिकली हुकूमत से ऐसे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं जिससे कि स्टेट बैंक थोड़ा सा आज़ाद हो गया है, और कम अज़ कम दोबारा से हुकूमत की गलतियों की वजह से एक इकनॉमिक क्रंच में हम ना जाएं, या इसी तरह नेपरा एक्ट में जो तरामीम की गई हैं, इस पर आपकी गवर्नमेंट की क्या टेक है, सॉरी आपकी पार्टी की क्या टेक है? जी, बड़ी वाज़ेह टेक है, और ये टेक जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हमारे तर्जुमान हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम उससे मुस्तरद करते हैं। इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना रहे और इस मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो उनकी रही है, वो भी कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ये बिल पास कराने में कामयाब हो भी जाती है, अगरचे हम सेनेट में पूरी कोशिश करेंगे इसको रिजेक्ट करने की, लेकिन आने वाले दिनों में अगर अल्लाह ताला के करम से और पाकिस्तान के अवाम की मदद से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, तो हम इस पूरे ऑर्डिनेंस को रिवर्स करेंगे। ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के ऊपर एक ज़रब है, और जो उसमें सबसे अहम बात है बतौर एक मुंतखब नुमाइंदा होने के, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी वसाइल हैं उसके ऊपर पहला हक पाकिस्तान के गरीबों का है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, IMF का नहीं है। वो हमारी ऑब्लिगेशन जरूर है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा इतराज इस बात पर है कि अगर इसको कानून में लिख दिया जाएगा कि सब पहली जो हमारी लायबिलिटी है वो कर्जे देना है, तो पाकिस्तान के गरीब अवाम कहां गए? अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। आपने कहा कि हम आकर ये रिवर्स करेंगे, तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस में जो तरमीम है उसकी बात कर रहे हैं, या नेपरा की जो तरमीम है उसकी भी बात कर रहे हैं? मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। नेपरा के ऊपर अभी हमारा स्टैंड 1-2 दिन में सामने आ जाएगा, उसको स्टडी कर रहे हैं हमारे लोग, लेकिन स्टेट बैंक की स्टडी हम कर चुके हैं, और वो पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और हुकूमतों के पास जो इकोनॉमी चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वार है, और पाकिस्तान के अवाम को डिप्राइव करने के लिए कि जी जो भी स्टेट बैंक के रिसोर्सेज हैं उसमें लिख दिया है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विल हैव द फर्स्ट राइट। तो ये फर्स्ट राइट जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक है वो हम किसी बैरूनी इदारे को देने नहीं देंगे। जी, खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आज़म के माउन खसूसी उस्मान डार हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाज पर तकरार के साथ साथ अदालती महाज पर भी तकरार में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। आज भी एक ऐसा ही दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मुअख्खर करने के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा इंतखाबात के लिए पहले 18 मार्च और फिर 10 अप्रैल की तारीख रखी थी, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जहां से हुकूमत को आज वक्ती रिलीफ जरूर मिल गया है। आज की समात में मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा, क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई। अदालत ने वाज़ेह किया कि मौजूदा केस के फैसले में वक्त दरकार है और इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का फैसला बरकरार है। फिलहाल
10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने यहां पर कहा कि इलेक्शन के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त भी कमीशन में दायर की गई थी। डस्का शहर में देहात के मुकाबले में टर्न आउट रिवायती तौर पर ज्यादा है। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहां पर कहा कि आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशंस की शिकायत पर पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात क्यों जरूरी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर सवाल किया कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन से निकले तो उनकी रुखसती क्या मामूल के मुताबिक थी। सलमान अकरम राजा ने अदालत के सवालात पर बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान पुलिस के साथ मामूल के मुताबिक निकले थे, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसरान की वापसी गैर मामूली थी। वो इकट्ठे आए और वो सहमे और डरे हुए थे। अदालत ने मजीद दलाल के लिए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और कहा कि केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तयाबी से मशरूत होगी। अहम बात यह कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त को अपनी बड़ी कामयाबी करार देना समझ से बालातर है, जबकि हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद जो है वो बदस्तूर बरकरार है। इनके पास 60 डेज होते हैं जी, इलेक्शन कमीशन के पास 60 डेज 60 दिन, और वो तब से शुरू होते हैं जब कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए या काउंट हो जाए। ना यहाँ पे काउंट किया गया, ना यहाँ पे नोटिफिकेशन की गई, मगर फिर भी पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी कि बगैर इंक्वायरी के ये फैसला जो है जल्दबाजी में सुना दिया गया और इंसाफ पे मबनी नहीं था। तो आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है जी, हमें टेम्पररी रिलीफ आज कोर्ट से मिला है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने इस पेशरफ्त पर हुकूमती मौक़िफ़ को दोहरा मेयार करार दिया है। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि कभी अदालत जाते कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। 3 साल अवाम का इस्तेसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए। ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। इस मुतालिक हुकूमत की जानिब से शादियाने बजाने की वजह जानेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म के मामून खसूसी उस्मान डार ने, जो कि इस इलेक्शन को ओवरसी भी करते रहे हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। डस्का इलेक्शन पर भी आज जो एक डिसीजन आया उस पर भी बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, डिसीजन तो अभी नहीं आया, लेकिन पहले नैब पर आएंगे कि नैब ने तलब कर लिया था मरियम नवाज को, अब उन्होंने वो वापस ले लिया, मुलतवी कर दिया है। मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कह रही है कि नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का है, और आपके अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि जितना नैब ने खुद तहरीक इंसाफ के अपने बयानियों को नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। ये क्यों अभी तक जो आप एक एहतसाब का नारा लगा के आए थे, किसी का एहतसाब आप नहीं कर पाए? अभी तो आप बुला भी नहीं सकते किसी को। देखें आदिल, कम अज़ कम ये लोग अब कौम के सामने मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तानियों को PMLN की लीडरशिप के बयानात सुना सकें, मैं मीडिया पे देख रहा था राना सनाउल्लाह जिस तरह थ्रेट कर रहे थे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, चीफ सेक्रेटरी को, IG को, आप लोगों ने हमारे साथ काम किया है, इन्होंने चले जाना है, फिर आप लोग मुकदमात का सामना करेंगे, इंक्वायरीज़ होंगी। मुझे याद आ रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गॉड फादर और सिजिलियन माफिया का जिक्र किया गया। ये वही माइंडसेट और ये वही लोग हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूँ, जो अदारों को और ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी अफसरान को थ्रेट करते हैं। सवाल मैं ये रखता हूँ आपके प्रोग्राम में, ये लोग अपोजिशन में हैं तो इनका ये माइंडसेट है, और जब ये हुकूमत में होते होंगे ये क्या करते होंगे अदारों के साथ और उन अदारों में जो लोग काम करते हैं। सिर्फ ये सोचने वाली बात है। आज मैं सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा कहती थी ना हम नैब से डरते हैं, ना हम इस हुकूमत से डरते हैं, ना हम अदारों से डरते हैं। तो फिर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, अपने पापा से के मरियम नवाज के पापा आ जाए पाकिस्तान वापस। पापा जानी तो आ नहीं रहे, वो तो इलाज पापा जानी वहां भाग के बैठे हुए हैं एक शहरी के तौर पे। हुकूमत ने भिजवाया, वो तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है आदिल। देखें, इनसे मांग रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हमें हेल्थ रिपोर्ट्स दिखा दें। कहाँ इन्होंने कितनी मेडिकेशन दिखा के गए थे, आपकी पंजाब हुकूमत का बोर्ड था, डॉक्टर साहब सामने नहीं ला सके। आपको दिखा के गए थे ना, आपने जाने दिया था। देखें जब वो देखें
देखें, लोग, अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, जब कोई बीमार होता है चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए वो अपना इलाज कराता है, ठीक हो जाता है। जब इनकी रिपोर्ट्स आ रही थी, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, पूरी कौम के सामने है, किस तरह की तस्वीर मरियम नवाज़ ट्वीट करती थी अपने वालिद साहब की, तो वो सारा एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जाने दिया, हमने कोई इसलिए बाहर नहीं जाने दिया कि वहां बैठ के हमारी अजीम पाक फौज के खिलाफ जहर उगले मियां नवाज शरीफ। हमने इसलिए उन्हें बाहर जाने नहीं दिया कि हमारे जो काबिल फख्र आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, इनका नाम लेके इनको ये दबाव में लाने की कोशिश करें, अदारों को दबाव में लाने की ये लोग कोशिश करें। पूरी कौम देख रही है मियां नवाज शरीफ का किरदार, किस तरह से वो अपने अदारों को मलाइन कर रहे हैं। और बिलखसूस जो नैब के हवाले से इन्होंने कहा हम हजारों का वापस लाके ये सारे मुकदमात चलाएं, वापस लेके आए ना। आपकी गवर्नमेंट है, हुकूमत तो आपकी है, सब कुछ आपके पास है, उन्हें वापस लाएं। जिस हद तक मुमकिन है, जिस हद तक मुमकिन है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम अगर ये खुद को लीडर समझते हैं, और जिस तरह आज मरियम नवाज कह रही थी, और मेरा पैगाम है मरियम नवाज को आपके प्रोग्राम की वसातत से, अगर नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ से कहें आए पाकिस्तान मुकदमात का सामना करें। वो खुद इतराफ कर चुकी हैं कि पापा इसलिए भागे हैं कि पापा को डर है कि मुझे जेल में ना डाल दें। क्यों आसफ अली जरदारी ने ये डिमांड रखी लॉन्ग मार्च के लिए, इस्तीफों के लिए, कि पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, इसलिए कि उन्हें पता है ये बुज़दिल हैं, वैसे ऐसे ना हो कि मियां साहब आए और लॉन्ग मार्च ही ना हो जाए, आपकी हुकूमत ही खत्म ना हो जाए। अमली तौर पे दम तोड़ चुकी है शाहजेब, बड़ी शर्त है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, मुझे ये बात बताएं, हुकूमत खत्म कर सकते ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, डस्का के इलेक्शन पर भी आपके साथ आता हूं, लेकिन आज एक तस्वीर आई, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मीडिया टीम से मिल रहे हैं, 3-4 आपके मिनिस्टर बैठे हुए थे, अब वो खुद क्वारंटीन में है, उनको कोरोना हुआ है। अगर वो मीटिंग हो भी गई और किसी को पता नहीं था कि कोरोना का पेशेंट किसी से नहीं मिल सकता 14-15 दिनों तक, तो लेकिन उसकी तस्वीर जारी करने की, मतलब हम आवाम को ये कह रहे हैं अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो आप लोगों से मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए था मीडिया टीम को ये तस्वीर जारी करने से पहले। देखिए आदिल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, इत्तेफाक भी करता हूँ। अब ये मीटिंग किस कॉन्टेक्स्ट में थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, अगर तस्वीर में देखा जाए तो एक मुनासिब सोशल डिस्टेंस भी मौजूद था, मास्क पहन रखे थे, लेकिन ये पब्लिक करने वाली पिक्चर्स नहीं थी। और मैं समझता हूँ इस पे हमें जिम्मेदारी से काम लेने की ज़रूरत थी। बिलखसूस हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इससे मैसेजिंग जो वो ठीक नहीं जाती, हमें कोरोना से एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो वो ऑप्टिक्स भी ठीक नहीं, मैसेज भी ठीक नहीं है। और जहां तक वैसे आप टाइगर फोर्स के सरबराह हैं तो थोड़ा सा ना अपनी टाइगरनेस वहां पे इस्तेमाल करें ना, जरा उन्हें बताएं कि भाई ये आइंदा बर्दाश्त नहीं होंगी ये चीजें। देखिए बाय द वे, मैं टाइगर फोर्स के नौजवानों को आपके प्रोग्राम से हिराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ इन बहादुर नौजवानों को। अल्लाह ना करे थर्ड वेव जिस तरह तेज़ी से बढ़ रही है, हमें दोबारा इन टाइगर्स को एक्टिवेट करना पड़े इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और वो एक पूरा जो कोरोना पेंडेमिक ने, इन्होंने एक बड़ी दिलेरी के साथ कोरोना की आंख में आंख डालकर पहले फेज़ में मुकाबला किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर अपना फजलो करम रखे। मुझे पूरी उम्मीद है हम एक इंशाअल्लाह ताला बहादुर कौम है और इसका बहादुरी से मुकाबला भी करेंगे थर्ड फेज का। ठीक है। अच्छा डस्का इंतखाबात पर आज जो समझता हूँ कि ठीक है, आज जो अदालत ने ये कहा, जो मुलतवी कर दिया इलेक्शन और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, अब डिपेंड करता है बेंच की अवेलेबिलिटी क्या है, लेकिन इसको हुकूमत की जीत से कैसे ताबीर किया जा सकता है? आज जो जश्न और खुशियां मनाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इसका फैसला नहीं किया, फैसला तो अभी होना है आगे जाके, और जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया था इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो अदम एतमाद अपनी जगह पे कायम है? देखिए आदिल, मैं समझता हूँ कि जो हमारी प्रे थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारा मौक़िफ़ था सारा इलेक्शन को लदम करार देना, 360 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन का कराना, ये हमारी प्रे थी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, हमारी प्रे को एक्सेप्ट करके उन्होंने रिजेक्ट नहीं की हमारी प्रे
कि उन्होंने कहा है जी कि जाकर सारे का सारा इलेक्शन लड़े। हम ये कह रहे थे कि 23 पोलिंग स्टेशन का नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, 20 पोलिंग स्टेशंस की प्रे की गई PMLN की तरफ से, 14 पोलिंग स्टेशंस का रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि इधर कुछ प्रेमा फशाई कुछ ऐसे नताइज में रद्दोबदल नज़र आता है। तो 360 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कराना कहाँ की समझदारी है? टैक्स पेयर का पैसा लगता है, कोरोना सर चढ़ के आपके सामने है, किस तरह से इसके नंबर्स आगे जा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में क्या पूरा इलेक्शन कराना लाजमी है? हम तो तैयार हैं, जो भी फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है सारा इलेक्शन होना चाहिए, हम करेंगे। लेकिन मुझे बज़ाहिर लग रहा है, जो मैं हेयरिंग्स पे जा रहा हूँ, जिस तरह की वहाँ डिस्कशन है, केस तो सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन बार बार जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट का फोकस है कि 360 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कराने का जवाज़ या उसको मटीरियली अफेक्टेड साबित करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या PMLN के लॉयर का काम है, जो बज़ाहिर अभी तक मुझे तो कामयाब नज़र नहीं आए। 23 पोलिंग स्टेशन की वो ज़रूर बात करते हैं जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इशू रहा, और 36 पोलिंग स्टेशन जो डस्का शहर के थे जिस पे PMLN ने दूसरी दरखास्त दी, दूसरी प्रे की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ये टोटल 59 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो 360 के ऊपर रीपोल कहना या कुल अदम करार दे देना, इस पे मैं समझता हूँ हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि जी सारे का सारा इलेक्शन होना चाहिए। तो हम मुंतज़र हैं। मैं तो एक्सपेक्ट आज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ जाएगा, और जैसा फैसला भी आएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ डस्का NA 75 इलेक्शन के लिए तैयार है। चले उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत आए दिन ये दावे तो करती है कि महंगाई की सताई अवाम के लिए रिलीफ लाया जाएगा। वज़ीर आज़म भी अक्सर बढ़ती महंगाई का नोटिस लेते हैं, लेकिन नतीजा मजीद महंगाई की सूरत में ही सामने आता है। महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली और रोज़मर्रा की महंगाई के सताए अवाम फिर से अपनी कमर अब कस लें, क्योंकि मजीद बोझ उन पर पड़ने वाला है। IMF ने बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, और इस प्रोग्राम के तहत अब तक पाकिस्तान को 2 किस्तों में $1.5 अरब की रकम वसूल हो चुकी है। IMF का पाकिस्तान से मौजूदा प्रोग्राम जो है वो गुज़श्ता साल फरवरी में उस वक्त तातुल का शिकार हो गया था, जब कुछ कोरोना भी आ गया था, और फिर पाकिस्तान ने IMF की जो शराइत है उसके तहत पावर सेक्टर के नरखों में मजीद इजाफे को जून के महीने तक मुलतवी कर दिया था। उसकी भी बड़ी वजह जो है वो कोरोना रिलेटेड चीज़ें हैं। मगर अब IMF का ये प्रोग्राम दोबारा कुछ और शायद मजीद सख्त शराइत के साथ शुरू हो रहा है। इन शराइत में नेपरा एक्ट में तरामीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरामीम, इजाफी टैक्स वसूली और बिजली और गैस के नरखों में इजाफे समेत मुख्तलिफ शुबों को दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा भी शामिल है। इन तमाम शराइत का बराह रास्त या बिलवास्ता असर जो है वो अवाम पर ही पड़ना है, क्योंकि हुकूमत इन शराइत पर पेशगी काम भी कर चुकी है। विफाकी काबीना में रवां माह के शुरू में ही स्टेट बैंक के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत स्टेट बैंक को तकरीबन खुद मुख्तार बना दिया गया है। गो के इस मुतालिक अभी तक कोई बाकायदा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इतलात ये हैं कि हुकूमत मरकजी बैंक को ऑर्डिनेंस के जरिए लामहदूद इख्तियारात देने वाली है, जिसके बाद स्टेट बैंक किसी को व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी जवाबदेह नहीं होगा। मुमकिन अमल के मुताबिक मरकजी बैंक जो है वो सियासी असर रसूख से उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, और उनके जो गवर्नर हैं उनके इख्तियारात में भी लामहदूद इजाफा हो जाएगा। नए कानून के तहत स्टेट बैंक के गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिप्टी गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबरान जो है वो स्टेट बैंक के अफसरान और मुलाजमीन को कानूनी कार्रवाइयों से बचाया जा सकेगा, और वो उस वक्त तक नैब और जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पूछगछ से मुस्तस्ना होंगे, जब तक स्टेट बैंक का बोर्ड जो है वो कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी नहीं दे देता। अब इस ऑर्डिनेंस के अलावा नेपरा एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी खतरे की घंटियां बजा रहा है। इतलात के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस के तहत नेपरा को बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाएगा, और हुकूमत इस मामले में अपनी रेट अब कायम नहीं रख पाएगी। इसी ऑर्डिनेंस के तहत फौरी तौर पर बिजली के नर्ख में कम से कम ₹6.25 फी यूनिट इजाफा होगा, और सार्फिन से इजाफी तौर पर 884 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। इसी तरह टैक्स छूट खत्म करने का ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है, जिसके तहत 140 अरब रुपए के टैक्स आयद किए जाएंगे। इन तमाम सूरत हाल का असर जो है वो हर सूरत अवाम पर ही पड़ेगा, और माजी के कर्जों की तरह अदायगियां भी आपकी और हमारी जेबों से ही
होंगी जो पहले ही महंगाई के बोझ से काफ़ी हल्की हो चुकी हैं। इसी पर आज मैं पढ़ रहा था नामवर माहिर मईशत कॉलमिस्ट खुर्रम हुसैन साहब ने आज बड़ा तफसीली उनका कॉलम भी छपा है डॉन में। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपसे शुरू ये करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस है कि जो तरमीम स्टेट बैंक में हो रही है, हम तो ये सुन रहे हैं मुख्तलिफ एनालिस्ट से कि जी अब स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया है, लामहदूद इख्तियारात हैं, उनसे कोई भी इदारा तहकीकात नहीं कर पाएगा, और IMF ने किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक के साथ ऐसा नहीं किया। क्या वाकई इसी तरह है? आप देखें, दो चीजें, दो खास इख्तियार हैं स्टेट बैंक के पास आजकल जिनको अब गवर्नमेंट के हाथों से निकाला जा रहा है, और इस ऑर्डिनेंस के जरिए स्टेट बैंक को बताया जा रहा है कि अब ये वाले जो इख्तियार हैं इनको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे या इनको एक्सरसाइज करेंगे तो आपको किसी गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की या किसी किस्म की कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वो दो इख्तियार हैं कि नंबर 1 इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, और क्योंकि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है, जो शायद सूद सेट किया जाता है, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस मौजूद होते हैं उन मीटिंग्स में, तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वहां से आ जाता है बीच में। दूसरा जो इख्तियार है वो प्रिंटिंग मनी, नोट छापने का जो पावर है वो स्टेट बैंक के पास होता है, और पाकिस्तान की पिछले 10 साल से तारीख ये रही है कि इन दो पावर्स को तमाम हुकूमतों ने यूज किया है अपनी शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए। किसी इमरजेंसी को फेस करते वक्त तो ठीक है, जैसे 2008 में नोट छाप के उन्होंने फ्यूल सब्सिडीज को फाइनेंस किया था मुशर्रफ के दौर में 2007-8 में, जब वो इलेक्शन हुई थी और मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ था और PPP का दौर शुरू हुआ था उन दिनों में। और IMF का तब भी ये मौकिफ था कि ये इख्तियार जो आपके पास है नोट छापने का जो पावर है वो इसलिए नहीं है कि आप सब्सिडीज को फाइनेंस करें, इसके लिए वो है कि अगर आपने कोई इमरजेंसी मीट करनी है या अपनी नॉर्मल मनी मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये ओवर द इयर्स होता रहा है, सिर्फ एक दफा नहीं, लेकिन तब तो बहुत बड़ी स्केल पे हो गया था, और तब से शुरुआत हुई थी इस सारे बात की कि स्टेट बैंक को अब इंडिपेंडेंट करना चाहिए, इन इख्तियार को गवर्नमेंट के हाथ से ले लेना चाहिए। और दूसरे जो इख्तियार लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के हाथ से वो है कि पावर टैरिफ जो होता है वो नोटिफाई करने का जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो टैरिफ की डिटर्मिनेशन जो है, यानी कि ये फैसला करना कि टैरिफ अगर चढ़ेगा या गिरेगा तो कितना चढ़ना चाहिए, कितना गिरना चाहिए, ये वाली पावर नेपरा के पास होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको नोटिफाई करे, जिसके बाद वो फिर लीगल इफेक्ट ले लेते हैं पावर टैरिफ्स। अब वो इख्तियार उनके हाथों से लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथों से, और कहा जा रहा है कि नेपरा जो है वो ऑटोमेटिकली जब डिटर्मिन करेगी तो वही टैरिफ नोटिफाई भी हो जाएगा। तो बेसिकली, और इसकी वजह है कि सर्कुलर डेट आप संभाली जा रही है। पहली बात तो ये है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, कहां से अकाउंटेबिलिटी, जो उस पर बड़ा एतराज हो रहा है कि जी ना नैब कुछ कर सकेगा ना बाकी FIA तहकीकात कर सकेंगी। दूसरा, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप कुछ भी, किसी की भी तफसीलात, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई और हो, आप उनकी सारी तफसीलात जो हैं वो IMF के सामने खोल सकते हैं, बाकी इदारों के सामने, इंटरनेशनल के सामने खोल सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, आप मुझे कोई ये समझाए कि अभी पावर्स, तहकीकात के पावर्स किसके पास है स्टेट बैंक के ऊपर? अभी आपने कितनी दफा सुना कि नैब केस हुआ है या FIA ने कोई चीज प्रूव की है स्टेट बैंक का कोई फैसला? हाँ, तो ये इतना ज्यादा होता नहीं है वैसे भी। और आपने कब सुना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव आया हो कि स्टेट बैंक को कि ये करो या वो करो? तो फिलहाल आई डोंट नो कि इसकी वजह से चेंज कितना आएगा, नंबर 1। नंबर 2 के इस किस्म की चीज अब इतनी अनयूजुअल नहीं रही। आप नोटिस करें, CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन जो है उनको भी उन्होंने यही इख्तियार दे दिया कि आपके ऊपर कोई केसेस, एटलीस्ट जहां तक आपकी ऑफिशियल डिस्चार्ज ड्यूटीज आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई नैब केस नहीं लग सकता, कोई FIA इंक्वायरीज नहीं हो सकती। ये पावर्स तो CPEC अथॉरिटी को भी दिए हुए उन्होंने। स्टेट बैंक में अलबत्ता एक एरिया है जहां पे ये चीज रेलेवेंट हो सकती है, और वो है बैंकिंग सुपरविजन। तो स्टेट बैंक से अभी कुछ साल पहले ही फैसला किया था कि एक छोटे बैंक को एक बड़े बैंक के अंदर मर्ज कर दिया फोर्सिबली, क्योंकि वो अपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पा रहे थे और तमाम इस किस्म की उनकी डिफिशिएंसीज थी। और वो फैसला जो था वो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ बाद में। अलबत्ता कभी उसके ऊपर कोई लॉ एनफोर्समेंट एक्शन नहीं हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन इस किस्म के जब फैसले किए जाते हैं
तो तब शायद जरूरत होती है कि किसी किस्म की ओवरसाइट हो। लेकिन क्या वो बेस्ट ओवरसाइट आपको नैब से मिलेगी, FIA से या पार्लियामेंट से, आई डोंट नो। देखिए कहना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक बाकी जो स्टेट बैंक के फंक्शंस हैं, इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, इनके ऊपर ओवरसाइट लाना किसी और इलेक्टेड अथॉरिटी की या इवन लॉ एनफोर्समेंट की मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये निहायत ही टेक्निकल फैसले होते हैं और ये दे आर नॉट गवर्न्ड बाय लॉ एज मच एज दे आर गवर्न्ड बाय टेक्निकलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, अच्छा खुर्रम साहब ये बताइएगा कि आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि स्टेट बैंक में क्या होने जा रहा है और नेपरा में क्या होने जा रहा है, लेकिन आर वी गिविंग अवे टू मच बिकॉज ऑफ द IMF? क्योंकि अगर हम IMF के पास ना जाते तो ये सारे फैसले हमें ना करने पड़ते। एज एन इंडिपेंडेंट जिस तरह आप एनालिसिस अपने करते हैं और जिस तरह आप कॉलम लिखते हैं, दरमियान में रहकर अगर देखा जाए तो क्या ये दुरुस्त फैसले हैं? क्योंकि अगर तो सर्कुलर डेप्थ को हमने मैनेज करना है, या जिस तरीके से पिछले हुकूमतों में नोट्स छापे गए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई, अगर ये प्रॉब्लम्स टैकल करने हैं इन फैसलों से, फिर तो समझ में आ जाती है। लेकिन क्या ये अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी इन इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल किसी के गोद में देने के मुतरादिफ है? आई थिंक ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी ये कहना कि हम लोग अपनी आजादी और खुद मुख्तारी किसी और की गोद में दे रहे हैं। अलबत्ता ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है और बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के हाथों से लिए जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि किस हद तक इनको समझ है गवर्नमेंट में। जब कैबिनेट मीटिंग में सुनने में जैसे हमें आ रहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी अप्रूवल हुई थी इस लॉ की, आई डोंट नो 15 मिनट में किस हद तक आप इतनी बड़ी चीजों को डिबेट कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि कैबिनेट में कितने लोग हैं जिनको समझ भी होगी कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है उनके साथ। लेकिन अगर आप कहें कि अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये तो होना था। क्योंकि जिस तरीके से बाकी जो, अगर आप अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे, अगर आप नोट छाप छाप के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को रीफाइनेंस फैसिलिटीज के जरिए सब्सिडाइज क्रेडिट दिए चले जा रहे हैं, अगर आपकी सर्कुलर डेट चढ़ी चली जा रही है और आपसे काबू नहीं हो रही है चीज, तो इवेंचुअली आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो यही कहेंगे कि यार ये पावर्स आपसे नहीं हैंडल किए जा रहे, आपसे नहीं मैनेज हो रहे, ये आपके हाथों से हमें निकालने पड़ेंगे। तो और वही हो रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को काबू नहीं करेगी तो इसी तरह उनके इख्तियार जो है वो उनके हाथों से निकाल दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है ना कि जिस तरह मैं और आप इस पर डिबेट कर रहे हैं और हमारा शायद सेगमेंट उससे ज़्यादा लंबा होगा जितना हुकूमत ने, जिस तरह कैबिनेट ने इस पर टाइम लिया और उतने में पास कर दिया, तो उन्होंने उस पर क्या डिबेट की होगी। तो क्या ऐसे बड़े बड़े फैसले जिनके इम्प्लीकेशंस को अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, एक वाइडर डिबेट नहीं ओपन करनी चाहिए इस पर इतने अहम फैसले करने से पहले? डेफिनेटली आदिल, एंड दिस इज इनफैक्ट अ की इशू। आपने बिल्कुल की इशू के ऊपर अपनी उंगली रख ली अब, कि इतना बड़ा फैसला, इतनी इंपॉर्टेंट इख्तियार गवर्नमेंट के हाथों से जब लिए जा रहे हो, तो एट द वेरी लीस्ट बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और पाकिस्तान की अपनी कानूनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बेस्ट प्रैक्टिसेस को एट अ मिनिमम आपको फॉलो करना चाहिए। और वो है कि आप ये लॉ जो है एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री से लेके आपकी इकोनॉमिस्ट कम्युनिटी से लेके उनसे आप कमेंट्स मंगवाएं और पार्लियामेंट में इसको थरो डिबेट करें बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। तो द फैक्ट कि ये सब कुछ बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स हुआ है इज वेरी वेरी ट्रबलिंग। वेरी ट्रबलिंग। खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।